नमस्कार दोस्तों, में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के सभी 395 अनुच्छेद को एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 1 से लेकर 395 तक के सभी अनुच्छेदों को क्रम से देखेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 1 की, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, भाग 1 की शुरुआत होती है भारत की परिभाषा से। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अच्छा, इस एक लाइन में ही बहुत कुछ है ना? बिल्कुल, दो बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। पहली तो देश का नाम इंडिया और भारत दोनों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात वो और भी गहरी है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब यूनियन और फेडरेशन सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, फेडरेशन जो होता है वो आमतौर पर एक समझौते, एक एग्रीमेंट का नतीजा होता है, जैसे अमेरिका में हुआ। अच्छा। वहां अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया। लेकिन यूनियन का मतलब है कि भारतीय संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहीं से वो बात आती है कि भारत एक अविनाशी संघ है जिसमें विनाशी राज्य हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अविनाशी संघ जिसमें विनाशी राज्य हैं। इसका मतलब देश तो कभी नहीं टूट सकता, पर राज्य टूट सकते हैं। एकदम सही। और यही बात हमें अनुच्छेद 2 और 3 पर ले आती है। अच्छा। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो भारत के संघ में ऐसे नए राज्यों को शामिल करे जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब कोई बाहरी क्षेत्र अगर शामिल हो तो? जी। मान लीजिए भविष्य में कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो वो इस अनुच्छेद के तहत होगा। समझ गई। तो ये बाहरी क्षेत्रों के लिए है। लेकिन जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, उनका क्या संसद उनकी सीमाओं को बदल सकती है? और यहीं पर अनुच्छेद 3 केंद्र को जबरदस्त शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के अंदर किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, या नाम भी बदल सकती है। हाँ, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और तो और वो किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य भी बना सकती है, जैसा हमने तेलंगाना के मामले में देखा। बिल्कुल, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद कल चाहे तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर सकती है और इसमें राज्य की मर्जी की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। नहीं होगी। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, वही तो, विरोध कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? राज्य विधानसभा जो भी राय दे, संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य की राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकती है। ओह, इसीलिए इसे विनाशी राज्य कहा जाता है। एकदम। समझ गई। ये तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो संतुलन है उसे बहुत साफ दिखाता है। लेकिन इन बदलावों को करने की प्रक्रिया क्या बहुत जटिल होती है? मतलब क्या इसके लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ता है? नहीं, और यही अनुच्छेद 4 की खूबसूरती है। अच्छा। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की सीमाओं या नाम में किए गए बदलावों को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब? इसे ऐसे समझिए कि संविधान में बड़े जो बुनियादी बदलाव होते हैं उनके लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों की सहमति, जो हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 4 के मुताबिक राज्यों से जुड़े ये बदलाव साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, यानी सदन में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की हाँ से। बिल्कुल। ये प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। तो ठीक है, एक बार जब ये तय हो गया कि भारत की जमीन क्या होगी, उसकी सीमाएं कैसे बदल सकती हैं, तो अगला सवाल था, इस भारत का नागरिक कौन होगा? खासकर 1947 के बंटवारे के उस माहौल में यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है। जी, ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। लाखों शरणार्थी थे, परिवार बढ़ चुके थे, किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ का नागरिक है।
तो संविधान बनाने वालों को एक शुरुआती रेखा खींचनी थी। अनुच्छेद 5 ने यही काम किया। क्या कहा गया उसमें? उसने मोटे तौर पर कहा कि संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से रह रहा था और कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करता था, जैसे कि या तो वो खुद यहाँ पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता यहाँ पैदा हुए हों, या वो पिछले 5 साल से यहीं रह रहा हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो पहले से भारत में थे, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे? हाँ, उनके लिए तो विशेष प्रावधान बनाने पड़े। अनुच्छेद 6 उन्हीं लोगों के लिए था। इसमें एक कट ऑफ तारीख रखी गई थी, 19 जुलाई 1948। अच्छा, एक तारीख तय की गई? जी। नियम ये था कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं बस गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया। जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। समझ गई। इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए। तो मतलब संविधान निर्माताओं ने हर तरह की स्थिति को ध्यान में रखने की कोशिश की। अच्छा, उन भारतीयों का क्या जो उस समय भारत से बाहर रह रहे थे? कई लोग तो विदेशों में बसे हुए थे। उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। ये विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को राष्ट्र से जोड़ने का एक तरीका था। कैसे? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, वो विदेश में रहते हुए भी वहां के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। अच्छा, क्या एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद वो हमेशा के लिए होती है या कोई अपनी नागरिकता खो भी सकता है? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 9 इस बारे में बहुत साफ है। क्या कहता है वो? ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके, और इस भाग के आखिरी 2 अनुच्छेद 10 और 11, उनका क्या रोल है? अनुच्छेद 10 एक तरह का आश्वासन है। ये कहता है कि जिसे भी नागरिकता मिल गई है वो बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो, छीनने की या उससे जुड़े कोई भी नियम हो, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। ओह, तो संविधान ने सिर्फ शुरुआत के लिए नियम बनाए और बाकी सब भविष्य की संसद पर छोड़ दिया? एकदम। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जी ठीक है। इस देश और इन नागरिकों के बीच का रिश्ता क्या होगा? नागरिकों को राज्य के खिलाफ क्या सुरक्षा मिलेगी? और यहीं से हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है। भाग 3, मौलिक अधिकार। बिल्कुल। मौलिक अधिकारों की शुरुआत एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी परिभाषा से होती है। अनुच्छेद 12 जो राज्य यानी द स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा? जी, ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की नींव है, क्योंकि ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ ही तो मिले हैं। सही बात है। तो इस परिभाषा में कौन कौन शामिल है? क्या राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं, नगर पालिका और पंचायत जैसी सभी स्थानीय संस्थाएं और यहाँ तक कि LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां या एजेंसियां भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब कोई भी संस्था जो सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है वो? हाँ, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। और फिर आता है अनुच्छेद 13 जो कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है, एक गार्ड है। एक गार्ड? जी, यह 2 बातें कहता है। पहली कि संविधान लागू होने से पहले के जो भी अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, वो उस हद तक रद्द माने जाएंगे जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। और दूसरी? जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य में राज्य यानी संसद या सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है तो अदालत उसे रद्द कर देगी। तो यहीं से अदालतों को कानून की समीक्षा करने की शक्ति मिलती है, जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जड़ें इसी अनुच्छेद 13 में हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। तो चलिए अब पहले अधिकार समूह पर आते हैं, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक।
ये हमारे संविधान की शायद सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। हाँ, समानता का अधिकार इन सभी अधिकारों की नींव है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें दो बातें हैं। एक है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। कोई भी। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि एक जैसी परिस्थितियों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो अगला है अनुच्छेद 15। ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट लगता है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद सामाजिक समानता की नींव रखता है। यह राज्य को इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। मतलब दुकानों, होटलों में भी? हाँ, चाहे वो दुकानों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश की बात हो। और अनुच्छेद 16? ये लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता की बात करता है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यहाँ भी किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब दो बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये दोनों एक तरह से पुरानी सामाजिक संरचनाओं को खत्म करने के लिए हैं। आपने सही समझा। अनुच्छेद 17 छुआछूत को किसी भी रूप में समाप्त करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18? वहीं अनुच्छेद 18 राज्य को सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान करने से रोकता है। यह नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से भी मना करता है। इसका उद्देश्य समाज में वो जो कृत्रिम असमानता थी उसे खत्म करना था। यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22 पर आते हैं। अनुच्छेद 19 में तो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, 6। सबसे पहले 19(1) बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, इसमें तो बहुत कुछ शामिल है। RTI, झंडा लहराना, प्रेस की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि मौन रहना भी। हाँ, अभिव्यक्ति शब्द बहुत व्यापक है। इसमें न केवल शब्द बल्कि लेखन, चित्र या किसी भी अन्य तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना शामिल है। और RTI, सूचना का अधिकार यानी RTI इसी का एक विस्तार है, क्योंकि जानने का अधिकार भी तो अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है ना। सही बात है। और मौन रहना? मौन रहना भी एक तरह की अभिव्यक्ति ही है। इसके बाद है 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होना। और 19(1)(c) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये दोनों अधिकार लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोग अपनी मांगों या विचारों के लिए शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए समूह या संगठन बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल या मजदूर संघ? बिल्कुल, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, कुछ भी। और फिर घूमने फिरने और बसने की आजादी। 19(1)(d) कहता है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ऑलराइट। और 19(1)(a) कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं। ये महसूस कराते हैं कि पूरा देश एक है और कोई भी नागरिक कहीं भी आ जा सकता है और बस सकता है। और आखिर में 19(1)(g) देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये आजीविका के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये लोगों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार देता है, जो एक तरह से आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध, एक सजा। हाँ, और उसे उस कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी जो अपराध करते समय लागू नहीं था। अच्छा। और सबसे जरूरी, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वाह। और अब अनुच्छेद 21, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसमें तो जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण, गरिमापूर्ण जीवन, आजीविका और यहाँ तक कि जीवन संगिनी या प्रेम का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या समय के साथ बहुत विस्तृत हुई है। जी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीना है। सिर्फ सांस ले देना नहीं। जी। और इसी व्याख्या के तहत निजता, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने जैसे कई अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। हाँ, ये राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ही एक तार्किक विस्तार है, कह सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक निरोध। यह अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ठीक है, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। और इसका दूसरा हिस्सा, वो निवारक निरोध। हाँ, इसका दूसरा हिस्सा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है, जो विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। चलिए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 से 24 की बात करते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 23, ये मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है। इसमें बेगारी और मानव तस्करी पर रोक भी शामिल है। यह अनुच्छेद मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। बलात् श्रम का मतलब है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। हाँ, और बेगारी इसका एक रूप है जहां बिना कोई पारिश्रमिक दिए काम कराया जाता है। और मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, इसको ये अनुच्छेद पूरी तरह से प्रतिबंधित और एक दंडनीय अपराध बनाता है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 24। ये कारखानों जैसी जो खतरनाक जगह हैं, वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। मतलब सीधा सीधा बाल श्रम का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रवेश करते हैं। शुरुआत अनुच्छेद 25 से होती है। बिल्कुल, अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को, और ये ध्यान देने वाली बात है, हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, अच्छा, हाँ, उसे अपने अंतःकरण की मतलब अपनी मर्जी का विश्वास या धर्म चुनने की आजादी देता है। और साथ ही उसे अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। और इसी के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 26, जो धार्मिक समूहों को अधिकार देता है। ये थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ व्यक्तिगत आजादी और दूसरी तरफ सामूहिक आजादी। इसमें संतुलन कैसे बनता है? यही तो संविधान की खूबसूरती है। हाँ। देखिए, बनाने वाले समझते थे कि धर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये एक सामुदायिक गतिविधि भी है। इसलिए जहां अनुच्छेद 25 व्यक्ति को उसकी आस्था की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 उस आस्था को मानने वाले समूह को, मतलब किसी संप्रदाय या ट्रस्ट को, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं बनाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। तो एक व्यक्ति के लिए और दूसरा उस व्यक्ति के समुदाय के लिए। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता को पूरा करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई धार्मिक समूह अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कानून के खिलाफ ही क्यों ना हो? नहीं, यहीं पर संविधान ने सीमाएं तय की हैं। ये सारे अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अच्छा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। हाँ, यानी कोई भी धार्मिक समूह पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकता या कोई ऐसी प्रथा नहीं चला सकता जो अनैतिक हो या जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो। संतुलन यही बनता है। आपको आजादी है, पर तब तक जब तक उससे समाज के व्यापक हित को नुकसान न पहुंचे। ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पर। ये कहता है कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी पर टैक्स नहीं लगा सकती। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारें हज जैसी तीर्थ यात्राओं पर सब्सिडी देती हैं या कुंभ मेले जैसे आयोजनों पर भारी खर्च करती हैं। तो फिर क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए, यहाँ पर कानून टैक्स और फीस के बीच फर्क करता है। टैक्स और फीस? हाँ,
टैक्स एक अनिवार्य वसूली है जिसका इस्तेमाल सरकार किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार ये कहकर टैक्स नहीं वसूल सकती कि पैसा किसी खास धर्म के प्रचार में लगेगा, लेकिन अगर सरकार किसी तीर्थ यात्रा पर कुछ सुविधाएं दे रही है, जैसे साफ सफाई या सुरक्षा, तो उसके लिए एक फीस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि अगर सरकार सभी धर्मों के हित में या भारत की मिली-जुली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खर्च करती है, तो वो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मुद्दा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को सुविधा देने या हमारी समग्र संस्कृति को संरक्षित करने का है। सही बात है। ये रेखा बहुत महीन है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 28, जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। हाँ, और ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की नींव का एक और मजबूत पत्थर है। इसका तर्क बहुत सीधा है। सरकारी स्कूल और कॉलेज किसके पैसे से चलते हैं? सबके पैसे से, टैक्स पेयर्स के। बिल्कुल। इसीलिए ये संस्थान किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये सबके लिए है और इन्हें सबके लिए तटस्थ रहना होगा। यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल सरकार से मदद लेता है, तो भी वह किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये संरक्षण की भावना हमें स्वाभाविक रूप से अगले अधिकारों की ओर ले जाती है। जिस तरह संविधान धार्मिक विश्वासों को बचाता है, उसी तरह वो हमारी विविध संस्कृतियों की भी रक्षा करता है। यहीं पर अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी समूह को, जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ नागरिकों के किसी भी समूह लिखा है, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं। ये भी समूह के लिए है। ये भारत की जो अविश्वसनीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है, उसको एक संवैधानिक गारंटी देता है। और फिर आता है अनुच्छेद 30, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। हाँ, अगर आप इन दोनों को साथ में देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब अनुच्छेद 29 आपको अपनी संस्कृति बचाने का हक देता है और अनुच्छेद 30 उसे बचाने के लिए एक तरह से हथियार यानी स्कूल कॉलेज खोलने का हक देता है। ये तो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर अनुच्छेद 29 अधिकार है, तो अनुच्छेद 30 उस अधिकार को हकीकत में बदलने का साधन है। आप अपनी संस्कृति को सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं बचा सकते। सही बात है। उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 30 वही संस्थागत ताकत देता है। हमने अब तक कितने सारे अधिकारों की बात की, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, लेकिन अगर सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यहीं पर शायद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वो अधिकार जो बाकी सभी अधिकारोों को सार्थक बनाता है, अनुच्छेद 32। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा? हाँ, अनुच्छेद 32 खुद में एक मौलिक अधिकार है। यह हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वो उन अधिकारों को लागू करवाए। बिना अनुच्छेद 32 के बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार होते, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसी अनुच्छेद में रिट यानी रिट का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों से संबंधित है, ये क्या कहता है? ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। और ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों का उचित पालन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, एक आम नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक सेना के जवान को ये अधिकार उसी रूप में नहीं मिल सकता। सही बात है, वो संवेदनशील सैन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता। बिल्कुल, या अपने वरिष्ठों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बोल सकता।
ये राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्था के अनुशासन के लिए जरूरी है। इसी तरह का एक और गंभीर प्रावधान है अनुच्छेद 34, जो मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की बात करता है। ये सुनने में काफी डरावना लगता है। हाँ, मार्शल लॉ एक असाधारण और गंभीर स्थिति है। ये तब लागू होता है जब किसी क्षेत्र में नागरिक प्रशासन यानी पुलिस और स्थानीय सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो जाती है। जैसे किसी बड़े पैमाने पर विद्रोह या दंगे की स्थिति में। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति में व्यवस्था को बहाल करने के लिए अस्थायी रूप से सेना को प्रशासन का नियंत्रण दे दिया जाता है। उस दौरान स्वाभाविक रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। तो फिर ये राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाने वाली राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी से कैसे अलग है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और ये युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियों में पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लग सकता है। उसमें नागरिक सरकार निलंबित नहीं होती, वो काम करती रहती है, बस केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। जबकि मार्शल लॉ ज्यादा स्थानीय और चरम स्थिति है, जहां नागरिक प्रशासन की जगह सीधे सीधे सैन्य शासन आ जाता है। अच्छा। संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक मकसद है, जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करना। अनुच्छेद 35 ये इन सभी अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में है। इसका क्या महत्व है? अगर अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है, तो अनुच्छेद 35 उसका एक्शन बटन है। एक्शन बटन। हाँ, संविधान बनाने वालों को पता था कि सिर्फ छुआछूत का अंत किया जाता है, लिख देना काफी नहीं है। उसे अपराध बनाने के लिए, सजा तय करने के लिए एक कानून चाहिए होगा। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है। ये शक्ति राज्यों के पास नहीं है, सिर्फ संसद के पास है, ताकि पूरे देश में एक समान कानून हो। बिल्कुल, ताकि इन महत्वपूर्ण अधिकारों पर पूरे देश में एक रूपता रहे। बिना इस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार सिर्फ नैतिक घोषणाएं बनकर रह जाते। ये अनुच्छेद उन्हें कानूनी ताकत देता है, उन्हें दांत देता है। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान में लिखे वादे जमीनी हकीकत में बदले। अनुच्छेद 36 ये असल में सिर्फ राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य मतलब कि ये सिद्धांत लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यहाँ तक कि पंचायतें भी। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 37 वो तो साफ कर देता है कि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है। लेकिन कोई नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकता। हाँ, पर ये देश के शासन के लिए मतलब गवर्नेंस के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। ठीक है। तो अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। जी, और ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य दिखाता है। एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। हाँ, और जहां आय की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने का प्रयास किया जाए। और इसी भावना को अनुच्छेद 39 और आगे बढ़ाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आजीविका के साधन मिले, और ये भी कि धन और जो उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण ना हो, मतलब वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाएं। सही। और फिर इसमें बाद में अनुच्छेद 39 का भी जुड़ा गया, जो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जी, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी नागरिक पैसों की कमी की वजह से या किसी और अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अब शासन के जमीनी स्तर पर आते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये गांधीवादी विचारधारा का एक प्रमुख प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य गांवों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना है, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ये राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य डालता है, विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में।
ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 ये कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात करता है और महिला प्रसूति सहायता की भी। इसका जोर इस बात पर है कि काम करने की जो परिस्थितियां हैं वो मानवीय हों और खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो। फिर आता है अनुच्छेद 43 जो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। इसका लक्ष्य ये है कि सभी मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो अपना जीवन ठीक से चला सकें। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। हाँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। इसी से जुड़े हुए दो और अनुच्छेद हैं, 43 क और 43 ख। जी, 43 क कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों की मतलब वर्कर्स की भागीदारी हो। और 43 ख और 43 ख सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है, ताकि आर्थिक प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से चले। बिल्कुल। अब एक बहुत ही चर्चित अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। हाँ, ये हमेशा चर्चा में रहता है। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ बनाना, जैसे विवाह, तलाक, विरासत, जी इन सब मामलों में। जी, ये राज्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 45 जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को देता है। और ये एक ऐसा निर्देशक तत्व है जिसे बाद में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये सिद्धांत समय के साथ ठोस कानून में बदल सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 46। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की बात करता है। इस सामाजिक न्याय का एक और स्तंभ है जो राज्य को ये कर्तव्य देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाए। अब जरा स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य बताता है। हाँ, ये राज्य का एक प्राइमरी कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें। जी, और इसी के तहत मादक पेयों और जो हानिकारक दवाएं हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात भी आती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन से जुड़ा है और 48A भी है पर्यावरण से संबंधित। हाँ, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर संगठित किया जाए। और 48A वो बाद में जोड़ा गया और वो राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, उसमें सुधार करे और देश के वनों और वन्य जीवों को भी बचाए। बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 49 ये स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। जी, ये राज्य का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक, स्थान या वस्तु का संरक्षण करे। ठीक है। अब अंत में शासन की संरचना से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, उस पर कार्यपालिका यानी सरकार का कोई अनुचित प्रभाव ना हो। सही बात है। और अब अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, और ये अनुच्छेद भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की नींव रखता है। तो ये राज्य को क्या निर्देश देता है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करें और विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और आर्बिट्रेशन से निपटाने के लिए प्रोत्साहित कर। अनुच्छेद 51A यह मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये वो कर्तव्य हैं जिनकी हर भारतीय नागरिक से मतलब देश के प्रति पालन करने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ आप कह सकते हैं उनके दायित्वों की भी याद दिलाता है। ठीक है। तो कर्तव्यों के बाद अब हम संविधान के भाग 5 पर आते हैं जो संघ के बारे में है। अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही। हाँ, यही एक वाक्य देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। और इस पद की शक्तियां क्या है? यहाँ पर अनुच्छेद 53 आता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 53
ये साफ करता है कि संघ की जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में ही होंगी। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स। जी, इसका मतलब ये है कि सरकार के जितने भी कार्यकारी काम हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अच्छा, चाहे वे सीधे उनके द्वारा किए जाएं या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव वो कैसे होता है? अनुच्छेद 54 इसके बारे में बताता है। हाँ, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके बारे में है। ये बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव असल में करेगा कौन और कौन करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के, ध्यान रहे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ओके, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। जी हाँ। और चुनाव की प्रक्रिया क्या है? ये अनुच्छेद 55 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है उसका वर्णन करता है। ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, और मतदान गुप्त होता है। इसमें एक कोटा सिस्टम का जिक्र है जिससे ये पक्का होता है कि जो भी जीते है उसे वोटों का एक तय बहुमत मिले। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। पर बहुत निष्पक्ष भी है। ठीक है, एक बार चुन लिए गए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से 5 साल का होता है। और क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी, अनुच्छेद 57 इसी पर प्रकाश डालता है। ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता को स्पष्ट करता है। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वो इस संविधान के दूसरे नियमों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं तय की गई हैं। जैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। अनुच्छेद 59। हाँ, अनुच्छेद 59 में पद के लिए कुछ दशाएं या कह लें कि शर्तें बताई गई हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई सदस्य हो तो? अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उस सदन में अपनी सीट राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने की तारीख को ही खाली कर दी। अच्छा, ये तो एक जरूरी शर्त है। अब बात करते हैं शपथ की। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र करता है। पद संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या अगर वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके सामने राष्ट्रपति को संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेनी होती है। संरक्षण, सुरक्षा और बचाव, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो? ये एक गंभीर प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 61 इसी से संबंधित है ना? महाभियोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है और ये प्रक्रिया सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। सिर्फ एक ही आधार पे? जी। और ये एक बहुत ही जटिल और आप कह सकते हैं कठोर प्रक्रिया है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होता है? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 इस स्थिति को संभालता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। और अगर बीच में खाली हो जाए तो? अगर पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की वजह से खाली होता है तो चुनाव रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, बचे हुए समय के लिए नहीं। अच्छा, ये स्पष्ट है। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। अनुच्छेद 63। जी, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र करता है। ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या है? अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बिल्कुल, ये उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक है।
इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने आप ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। क्या उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? अनुच्छेद 65। हाँ, अनुच्छेद 65 ऐसी आकस्मिक स्थितियों का प्रावधान करता है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी और वजह से खाली हो, या जब राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपस्थित हों, बीमार हों या किसी और वजह से अपने काम नहीं कर पा रहे हों। तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। जी, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो तरीका वही है। हाँ, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। पर निर्वाचक मंडल में कुछ फर्क है ना? हाँ, एक बड़ा फर्क है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों हिस्सा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ मनोनीत सदस्य भी वोट कर सकते हैं? जी। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 67 जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इसके ठीक बाद है अनुच्छेद 68। ये बताता है कि अगर पद खाली हो तो चुनाव कब तक हो जाना चाहिए। और फिर 69 में उनकी शपथ का जिक्र है। ये एक के बाद एक क्यों रखे गए हैं? क्या इनमें कोई मतलब गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए, इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। संविधान निर्माता सिर्फ नियम नहीं बना रहे थे, वो एक शॉक प्रूफ व्यवस्था बना रहे थे। शॉक प्रूफ? हाँ, अनुच्छेद 67 कार्यकाल तय करके स्थिरता देता है। फिर अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर ये पद अचानक खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये एक तरह की इमरजेंसी डेडलाइन है। अच्छा। ताकि देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद अनिश्चित काल के लिए खाली ना रहे। और 69 में शपथ उस पद की गरिमा और संविधान के प्रति निष्ठा को स्थापित करती है। तो ये तीनों मिलकर पद की निरंतरता, स्थिरता और पवित्रता सुनिश्चित करते हैं। शॉक प्रूफ व्यवस्था, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये सुरक्षा कवच और भी आगे जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं की बात करता है। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। यही तो संविधान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। ये संविधान निर्माताओं का ये स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं सोच सकते। उन्होंने कल्पना की कि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही ना हो। तो अनुच्छेद 70 संसद को ये शक्ति देता है कि वो ऐसी किसी भी मतलब अनसोची स्थिति के लिए कानून बना सके। ये संविधान को एक बंद किताब नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो समय के साथ सांस ले सकता है। और इसी सिलसिले में अनुच्छेद 71 तो बहुत ही पावरफुल लगता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होगा तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, किसी और कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद हैं। सोचिए, अगर इनके चुनाव का विवाद किसी निचली अदालत में सालों तक चलता रहे तो देश के शीर्ष नेतृत्व पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सही बात है। यह प्रावधान ही सुनिश्चित करता है कि अगर कोई विवाद उठता भी है तो उसका निपटारा देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था करेगी और उसका फैसला अंतिम होगा। यह शक्तियों के पृथक्करण का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब कार्यपालिका के शीर्ष पदों के चुनाव की पवित्रता की गारंटी न्यायपालिका का शीर्ष स्तर देता है। इससे लोगों का चुनावी प्रक्रिया में भरोसा मजबूत होता है। बिल्कुल। तो हमने ये तो देख लिया कि ये देश के सर्वोच्च पद कैसे भरे जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, लेकिन असल में सरकार चलती कैसे है? शक्ति का असली केंद्र कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? संविधान इसका जवाब बहुत साफ तौर पर देता है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनूठी शक्ति से। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। हाँ, और ये अनुच्छेद सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून हमेशा न्याय कर सकता है? अनुच्छेद 72 संविधान का जवाब है जो कहता है शायद नहीं। ये मानता है कि कभी कभी न्याय करने के लिए कानून के दायरे से बाहर निकलकर दया का रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब ये न्यायपालिका के फैसलों पर एक तरह की मानवीय जांच है। सही कहा, एक मानवीय जांच। इसमें 5 तरह की शक्तियों का जिक्र है। क्षमा, लघुकरण, परिहार। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत बारीक अंतर है। जैसे क्षमा यानी पार्डन,
का मतलब तो ये हुआ कि दोषी पूरी तरह से बरी हो गया, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो। सही। और वहीं लघुकरण यानी कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति बदल दी जाती है, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। सजा तो रहेगी लेकिन उसका रूप हल्का हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ये शक्ति राष्ट्रपति को न्याय में विवेक का तत्व शामिल करने का अधिकार देती है, लेकिन ये एक खतरनाक वॉल्व भी हो सकता है। खतरनाक वॉल्व। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, वरना ये न्यायपालिका के फैसलों को कमजोर करने का एक राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति, लेकिन उनकी रोजमर्रा की कार्यकारी शक्तियां कहां तक फैली हैं? अनुच्छेद 73 इसी के बारे में है ना? हाँ, अनुच्छेद 73 एक तरह से कार्यपालिका की लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये कहता है कि केंद्र सरकार की शक्ति उन्हीं विषयों तक सीमित है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो हमेशा उठता है, अगर राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए मजबूर क्यों हैं? अनुच्छेद 74 तो यही कहता है। क्या ये उनके पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बना देता? ये सवाल भारतीय लोकतंत्र के दिल में जाता है। अनुच्छेद 74 ही वो धुरी है जो हमें अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली से अलग करती है। अच्छा। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का असली प्रमुख होता है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र के प्रमुख है, यानी हेड ऑफ स्टेट, सरकार के नहीं। सरकार के वास्तविक प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 74 ये स्पष्ट करता है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्री परिषद के पास है। राष्ट्रपति का पद उस शक्ति पर एक संवैधानिक निगरानी और गरिमा का प्रतीक है, लेकिन शक्ति का स्रोत नहीं। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 75 जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। पूरी मंत्री परिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। एक साथ डूबती है। हाँ, अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जो असल में जनता के प्रति जवाबदेही है। इस पूरी व्यवस्था में एक और दिलचस्प किरदार है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये सरकार के वकील हैं। पर क्या ये सिर्फ एक वकील हैं? नहीं, वे सिर्फ वकील नहीं हैं। उन्हें सरकार का कानूनी ज़मीर भी कहा जा सकता है। कानूनी ज़मीर? हाँ, उनका काम सिर्फ सरकार को केस जिताना नहीं है, बल्कि ये सलाह देना भी है कि सरकार जो कर रही है वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। वे संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये एक अनोखा पद है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच की रेखा पर खड़ा है। और इस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुच्छेद 77 और 78 हैं। अनुच्छेद 77 कहता है कि सारे सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, जो एक तरह से औपचारिकता लगती है। लेकिन अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर एक कर्तव्य डालता है। हाँ, अनुच्छेद 77 प्रशासनिक स्पष्टता के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते की नींव है। ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख को ये पता हो कि उनकी सरकार क्या कर रही है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक अदृश्य लेकिन मजबूत धागा है। और यही जवाबदेही सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद असल में एक और बड़ी संस्था के प्रति जवाबदेह हैं, संसद। और यहीं से हमारी कहानी कार्यपालिका से विधायिका की तरफ मुड़ती है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भी हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं, बल्कि बहुत सोचा समझा डिजाइन है। राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद भी
तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दें। अच्छा, वे विधायी प्रक्रिया का अंतिम और अभिन्न हिस्सा हैं। उनके बिना संसद अधूरी है। और संसद के 2 सदन, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा, ये क्यों बनाए गए? एक ही सदन से काम क्यों नहीं चल सकता था? ये भारत के संघीय ढांचे को सम्मान देने के लिए है। लोकसभा, जैसा कि नाम है, लोगों का सदन, ये सीधे सीधे आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन भारत सिर्फ लोगों का समूह नहीं, राज्यों का भी संघ है। राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यों की आवाज सुनी जाए और कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो। तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। हाँ बिल्कुल, एक स्पीड ब्रेकर जो विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो है अनुच्छेद 82। ये कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से समायोजन होगा। इसका मतलब है कि किस राज्य से कितने सांसद आएंगे ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है प्रतिनिधित्व की समानता। जैसे जैसे समय के साथ अलग अलग राज्यों की आबादी बदलती है, ये जरूरी है कि संसद में उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में बदले। सही। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी राज्य के सांसद ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और किसी के कम, जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को कमजोर कर देगा। हालांकि इस पर अभी एक राजनीतिक बहस भी चल रही है, क्योंकि सीटों के पुनः समायोजन को फिलहाल रोका गया है, जिसका असर उत्तर और दक्षिण भारत के राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। और इन सदनों की बनावट में भी एक बड़ा अंतर है। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा वो कभी भंग नहीं होती है। ये एक स्थायी सदन है। इसका क्या फायदा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है। ये शासन में निरंतरता सुनिश्चित करता है। सोचिए, अगर किसी वजह से लोकसभा भंग हो जाती है और देश में चुनाव का माहौल है, उस वक्त भी देश के पास एक विधायी सदन, राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा काम कर रहा होता है। ये एक तरह का सुरक्षा जाल है जो देश को कभी भी विधायी शून्य की स्थिति में नहीं आने देता। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे इसमें नए लोग भी आते रहते हैं और अनुभव भी बना रहता है। अब आते हैं संसद के कामकाज पर। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। और फिर अनुच्छेद 86 और 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र है। इन दोनों में क्या फर्क है? एक है अभिभाषण और दूसरा विशेष अभिभाषण। यह विशेष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को एक सामान्य अधिकार देता है कि वे जब चाहें किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं। उनकी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। लेकिन अनुच्छेद 87 एक संवैधानिक कर्तव्य है। ये अनिवार्य है। राष्ट्रपति को हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना ही होता है। तो इस विशेष अभिभाषण का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, ये सिर्फ परंपरा नहीं है। ये सरकार की नीतियों का आधिकारिक घोषणा पत्र होता है। इस भाषण में सरकार बताती है कि पिछले साल उसने क्या किया और आने वाले साल में उसकी क्या योजनाएं हैं। अच्छा, तो ये सरकार का एजेंडा होता है? बिल्कुल, जिसे वो संसद और देश के सामने रखती है। इसके बाद दोनों सदनों में इसी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, जिसमें विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का भरपूर मौका मिलता है। तो ये विशेष अभिभाषण संसदीय बहस की शुरुआत का एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 88, जो सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक दिलचस्प प्रावधान है। दिलचस्प कैसे? देखिए, अनुच्छेद 88 ये साफ करता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी सदन में? हाँ, किसी भी सदन में। और अगर वो किसी संसदीय समिति के सदस्य बनाए गए हैं तो उसकी बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी तो है, वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस अनुच्छेद के आधार पर वे उस सदन में वोट नहीं कर सकते जिसके वो सदस्य नहीं हैं। ये शक्ति सिर्फ भागीदारी और विचार विमर्श तक ही सीमित है। समझ गई। तो ये तो हुई मंत्रियों की बात।
अब आते हैं उन अधिकारियों पर जो सदनों को चलाते हैं। राज्यसभा से शुरू करते हैं अनुच्छेद 89 के साथ, जो सभापति और उपसभापति का जिक्र करता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 89 ये स्थापित करता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, और इसके अलावा राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी। ये सदन के आप कह सकते हैं सुचारू संचालन के लिए एक स्थायी व्यवस्था है। और अगर उपसभापति का पद खाली हो जाए या उन्हें पद से हटाना हो तो यहाँ अनुच्छेद 90, 91 और 92 की भूमिका आती है ना? सही कहा। ये तीनों अनुच्छेद एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, अनुच्छेद 90 उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जब उपसभापति का पद खाली हो जाता है। जैसे? अगर वो सदन के सदस्य न रहें या इस्तीफा दे दें, या फिर सदन प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दे। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 91 ये कहता है कि जब सभापति का पद खाली हो या वो अनुपस्थित हो तो उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। और अनुच्छेद 92 वो तो एक बहुत जरूरी प्रक्रियात्मक सुरक्षा देता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, मतलब उस पर चर्चा चल रही हो, तब वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन वो सदन में रह सकते हैं। हाँ, सदन में उपस्थित रहकर बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, पर चेयर पे नहीं बैठ सकते। क्या ऐसी ही कोई व्यवस्था लोकसभा के लिए भी है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए? हाँ, लगभग समानांतर व्यवस्था है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। और उनके पद खाली होने या हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94 में है, ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा के उपसभापति के लिए है। और इसी तरह अनुच्छेद 95 और 96 उपाध्यक्ष की शक्तियों और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प के दौरान उनके पीठासीन न होने के नियम तय करते हैं। तो मतलब दोनों सदनों में निष्पक्षता और प्रक्रिया की निरंतरता बनी रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। और इन सब के कामकाज को संभालने के लिए एक सचिवालय भी तो होगा। अनुच्छेद 98 इसी के बारे में है। अच्छा, संसद का अपना सेक्रेटेरिएट। हाँ, अनुच्छेद 98 संसद के हर सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ का प्रावधान करता है। ये विधायिका की स्वतंत्रता के लिए आप मानिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि संसद अपना कामकाज चलाने के लिए कार्यपालिका पर, मतलब सरकार पर निर्भर न रहे। अच्छा, मतलब उनकी अपनी एक स्वतंत्र मशीनरी हो। सही पकड़ा। चलिए, अब अधिकारियों से हटकर सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सदस्य के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? मेरे ख्याल से अनुच्छेद 99 शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। हाँ, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हर सदस्य को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। और शपथ के बाद सदन का कामकाज शुरू होता है, मतलब मतदान और गणपूर्ति, जिसे कोरम कहते हैं। अनुच्छेद 100 इसी से जुड़ा है। अनुच्छेद 103 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहला, कि सारे निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, सदन में कोई पद खाली होने के बावजूद सदन को काम करने की शक्ति होगी। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है कोरम। कोरम यानी बैठक के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। हाँ, सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होगी। अगर कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति का यह कर्तव्य है कि वे या तो सदन को स्थगित कर दें या बैठक को तब तक के लिए निलंबित कर दें जब तक गणपूर्ति ना हो जाए। लेकिन सदस्यों की सीटें खाली भी तो हो जाती हैं या उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 101 और 102 इसी के बारे में है। सही है। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 101 उन आधारों को बताता है जिन पर किसी सदस्य का स्थान खाली हो सकता है। जैसे दोहरी सदस्यता, मतलब एक साथ दोनों सदनों का सदस्य होना, या फिर अयोग्यता, त्यागपत्र। और वो एक नियम भी है कि अगर कोई सदस्य बिना बताए बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहे तो। हाँ, बिना अनुमति के 60 दिनों तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहना, इस आधार पर भी सीट खाली हो सकती है। और अनुच्छेद 102 वो अयोग्यताओं की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 102 उन अयोग्यताओं का वर्णन करता है जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने या बने रहने से रोका जा सकता है, जैसे लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त होना, दिवालिया होना या भारत का नागरिक न रहना। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है।
सदस्यों और सदनों के पास क्या शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं? अनुच्छेद 105 इसी पर रोशनी डालता है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकारों की नींव है। ये सदस्यों को संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से स्वतंत्रता देता है। मतलब पूरी तरह से इम्यूनिटी? हाँ, पूरी तरह से। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सदस्य बिना किसी डर या पक्षपात के अपने विचार व्यक्त कर सकें, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। और इन शक्तियों का सबसे बड़ा उपयोग तो कानून बनाना है। तो एक विधेयक कानून कैसे बनता है? शुरुआत अनुच्छेद 107 से करते हैं, जो विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 107 जो है वो सामान्य विधेयकों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। कोई भी विधेयक, मतलब धन विधेयक को छोड़कर, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। और कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। पर क्या होता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति न बने? मैंने संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग के बारे में सुना है। क्या ये अनुच्छेद 108 है? हाँ, अनुच्छेद 108 गतिरोध को यानी डेडलॉक को हल करने का एक तंत्र प्रदान करता है। ये कब होता है? मान लीजिए कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे या संशोधनों पर असहमति हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और वहाँ फैसला कैसे होता है? संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। लेकिन कुछ विधेयक तो खास होते हैं, जैसे धन विधेयक। उनके लिए अनुच्छेद 109 और 110 में एक विशेष प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। पहले अनुच्छेद 110 वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्या होता है धन विधेयक? इसमें टैक्स लगाने, हटाने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने या भारत की संचित निधि से संबंधित मामले शामिल होते हैं। और अनुच्छेद 109 इसकी प्रक्रिया बताता है। हाँ, 109 धन विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया बताता है। ये विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। अच्छा, सिर्फ लोकसभा में? हाँ, लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है, जो सिर्फ 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे सकती है। और लोकसभा इन सिफारिशों को मानने या ना मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये तो वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करता है। बिल्कुल। और जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो अंतिम चरण राष्ट्रपति की अनुमति होती है। अनुच्छेद 111 इसी के बारे में है। बिल्कुल। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की प्रक्रिया से संबंधित है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास, आप कह सकते हैं, 3 विकल्प होते हैं। क्या है वो 3 विकल्प? वे विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, वो अपनी अनुमति रोक सकते हैं, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। और तीसरा? या वे विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस भेज सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और अगर सदन विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित कर दें, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होती है। वो बाध्य हैं। मतलब दूसरी बार वो मना नहीं कर सकते। और इस तरह राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही कोई विधेयक अधिनियम यानी कानून का रूप लेता है। अनुच्छेद 112 से, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। हम सब इसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में यह शब्द है ही नहीं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहने के पीछे क्या कोई गहरा मतलब छिपा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, बजट शब्द का न होना वो महज एक तकनीकी बात नहीं है, यह एक दर्शन को दिखाता है। अच्छा। विवरण शब्द सरकार पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वह सिर्फ आंकड़े पेश न करे, बल्कि देश को अपनी वित्तीय सेहत का, आप कह सकती हैं, पूरा और सच्चा लेखा जोखा दे। पारदर्शिता की नींव। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 113, जो कहता है कि इस विवरण में दिए गए खर्च के अनुमानों पर संसद में मतदान होगा। यानी सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी तय नहीं कर सकती। सही पकड़ा। हर खर्च को जनता के प्रतिनिधियों की सहमति लेनी ही होगी। अच्छा, तो ये प्रक्रिया का पहला चरण हुआ। सरकार ने अपना हिसाब किताब और आने वाले साल की योजना, मतलब प्राक्कलन, संसद के सामने रख दिया। लेकिन सिर्फ योजना रखने से तो पैसा हाथ में नहीं आ जाता। नहीं आता। तो सरकार को असल में खर्च करने का अधिकार किस दस्तावेज से मिलता है? यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। अनुच्छेद 114 और विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। हाँ, आप इससे सरकार का खर्च करने का लाइसेंस समझ सकती हैं। जब तक संसद इस विधेयक को पारित नहीं करती, सरकार भारत की संचित निधि से, मतलब देश के खजाने से,
एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। अच्छा, तो ये कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार हुआ। बिल्कुल, सरकार कितनी भी शक्तिशाली हो, उसे पैसा खर्च करने के लिए हर साल संसद के सामने आना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी सीधी होती है? मान लीजिए बजट पास हो गया, पर साल के बीच में कोई बाढ़ आ गई या कोई और संकट खड़ा हो गया जिसके लिए पैसा नहीं था। हाँ, तब क्या होगा? नहीं, संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थितियों के बारे में सोचा था। यहीं पर अनुच्छेद 115 और 116 काम आते हैं। ओके। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था करता है। मतलब अगर किसी काम के लिए आवंटित पैसा कम पड़ गया या किसी बिल्कुल नई जरूरत के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार संसद से और पैसा मांग सकती है। हाँ, और अनुच्छेद 116 तो और भी दिलचस्प है, खासकर इसका लेखानुदान वाला हिस्सा। वोट ऑन अकाउंट। हाँ जी, अगर आम चुनाव होने वाले हैं और पूरी बजट प्रक्रिया को पूरा करने का समय नहीं है, तो सरकार लेखानुदान के जरिए कुछ महीनों के जरूरी खर्च के लिए संसद से एक तरह की अग्रिम मंजूरी ले लेती है, ताकि नई सरकार के गठन तक देश का काम न रुके। बिल्कुल, ये व्यावहारिकता और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच एक सुंदर संतुलन है। चलिए, तो हमने देखा कि संसद पैसे को कैसे नियंत्रित करती है, लेकिन अब संसद के अंदर की शक्ति को कौन नियंत्रित करता है? क्या सांसदों को कुछ भी कहने की आजादी है? अब वित्तीय प्रक्रियाओं से निकलकर संसद की अपनी कार्य प्रणाली की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 120 से, जो भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 120 देखने में बहुत सीधा लगता है, पर यह भारत की आत्मा मतलब उसकी विविधता का सम्मान करता है। कैसे? ये कहता है कि सदन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, लेकिन ये अध्यक्ष को ये असाधारण शक्ति भी देता है कि अगर कोई सदस्य इन भाषाओं में खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाए। अरे वाह! मतलब नागालैंड या तमिलनाडु का कोई प्रतिनिधि अपनी भाषा में अपने लोगों की बात रख सकता है। जी, ये सुनिश्चित करता है कि भाषा लोकतंत्र में भागीदारी का रोड़ा न मरे। और इसी सदन के अंदर चर्चा की भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे अनुच्छेद 121 हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। ये तो एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। बहुत बड़ा। और इसके पीछे शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का महान सिद्धांत है। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए? हाँ, ये कवच है। आप सोचिए, अगर सांसद हर दिन किसी जज के फैसले या उनके व्यक्तिगत आचरण पर बहस करने लगे, तो कोई भी जज बिना राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष होकर काम कैसे कर पाएगा? बात तो सही है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है अनुच्छेद 122।